नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 29 अप्रैल 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देखिए, हिस्ट्री डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू इट। काफ़ी गहरा कोट है। देखो, आप मान सकते हो हिस्ट्री ना एक बहुत बड़ी हमेशा बहने वाली नदी की तरह है, और ना हम उस नदी में पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। मतलब हम सब एक खास समय और जगह पर पैदा होते हैं, लेकिन हमसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था वो हमारे जीवन को शेप करता है। काफ़ी गहरा कोट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, हम सब ऐसे टाइम पीरियड में पैदा हुए जब देखो 20वीं शताब्दी जा रही थी, 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 21वीं शताब्दी की शुरुआत होने वाली थी। हमारा देखो आज के समय में जीवन कैसा है वो देखो बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है ना, हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी हमसे जो पहले आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने क्या डिसीजन लिए। बहुत दूर नहीं जाएंगे, आप एलपीजी रिफॉर्म्स का एग्जांपल लीजिए। एलपीजी रिफॉर्म अगर नहीं आते हमारे देश में तो आज देश की सिचुएशन कुछ अलग ही होती। कोल्ड वॉर अगर नहीं समाप्त हुआ होता, आज चल रहा होता, तो सिचुएशन वर्ल्ड की कुछ और ही होती। पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट ये है, जो इवेंट्स, आइडियाज और लोग हमसे पहले आए वो देखो हमारे जीवन को शेप करते हैं। जैसे देखो, मौर्यन एम्पायर का जब राइज हुआ, एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से बदल गया, और इवन मौर्यन एम्पायर के फॉल के बाद भी एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से बदल गया। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वर्ल्ड में, तो उसने देखो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, एक चिंगारी दे दी, जिसकी बदौलत, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बदौलत अलग अलग देशों में आने वाले समय में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आए। पॉइंट आप समझ गए ना। हमारा जीवन कैसा होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पैदा हुए हैं। हमसे पहले जो आए उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने कैसे इन्वेंशंस किए। अब जैसे देखो, हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने कंप्यूटर्स वगैरह का आविष्कार किया, तो आज हम वो कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। आज हम इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पैदा हुए हैं। लेकिन ये तो देखो कोर्ट का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ना हमारे पास भी पूरी पावर है अपनी निशानी छोड़ने की, हिस्ट्री को एक नई दिशा देने की। ये दूसरा एस्पेक्ट है। आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए। वो देखो एक ऐसे समय में आए थे जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था, पर उन्होंने ना स्टैंड लेने का फैसला किया। उन्होंने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस को लीड किया और फाइनली इंडिया के फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दिया। मतलब दोनों एस्पेक्ट आपको इस कोर्ट के बताने हैं। पहला एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया कि आप सिर्फ हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हो, मामूली सा। दूसरा एस्पेक्ट, हमें हिस्ट्री को शेप करने की पावर भी हमारे पास है, हमें बस हमारी पावर्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। आप महान लीडर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये कोट ऐसे में पूछा जा सकता है। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, बाकी 2 और। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड में जबरदस्त फॉरेस्ट फायर्स लगी हुई हैं और बहुत नुकसान इससे हो रहा है। दूसरा आर्टिकल, ईरान इजराइल वार का 3D डायमेंशन, 3D व्यू। 1-2 आर्टिकल हमने ईरान इजराइल वार से संबंधित डिस्कस किए हैं, लेकिन ये ब्रॉडर पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा आर्टिकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से संबंधित है। 24 अप्रैल को था पंचायती राज दिवस, उस समय आर्टिकल नहीं आया। आज लाइव मिनट का आर्टिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, उत्तराखंड में ना भयंकर फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है, और 28 अप्रैल को बल्कि इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय करना पड़ा फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए। मेनली देखो उत्तराखंड के 3 जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर फॉरेस्ट डिविजन्स। और इवन इंडियन एयरफोर्स बम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रही है फॉरेस्ट फायर्स को बुझाने के लिए। प्री में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, बम्बी बकेट कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये यूज़ होती है फॉरेस्ट फायर्स को बुझाने में। ये देखो, आप तस्वीर देख सकते हो, नैनीताल लेक जो है वहाँ से इस बम्बी बकेट को भरा जा रहा है
और जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे एकदम से इस बकेट की सहायता से पानी गिरा दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट फायर्स को बुझाया जा सके। लेकिन अभी तक देखो इंडियन एयरफोर्स को ना कामयाबी हासिल नहीं हुई है फॉरेस्ट फायर्स पर काबू पाने में। तो इस आर्टिकल में ना हम पोटेंशियल काजेज डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट फायर्स के, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो फॉरेस्ट फायर्स ना हमारे देश में नवंबर से जून के बीच में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अदरवाइज तो जून के बाद तो आपको पता है रेन सीजन स्टार्ट हो जाता है। ये सब वेरिएबल्स फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तय करते हैं। जैसे देखो टेम्परेचर, अगर देखो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है पत्तियाँ वगैरह सूख जाती हैं और आग लगना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रेसिपिटेशन, जाहिर तौर पे देखो जिन फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा आती है वहाँ पे फिर फॉरेस्ट फायर्स की जो संभावना है कम हो जाती है। वेजिटेशन, अब देखो फॉरेस्ट में ना ज़मीन पे जो पत्ते गिरे हुए होते हैं वो ना एक प्रकार से ना फॉरेस्ट फायर के लिए ना फ्यूल लोड का काम करते हैं। अगर जिस फॉरेस्ट में ये गिरे हुए पत्ते ज़्यादा हैं तो उस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की संभावना ज़्यादा। मॉइस्चर, हवा में भी और पेड़ पौधों में भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है ना तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की संभावना कम है। ऑक्सीजन, अब देखो आग को जलने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए। विंड्स जिस फॉरेस्ट में ज़्यादा चलती हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं फॉरेस्ट फायर को। टेम्परेचर का हमने डिस्कस कर ही लिया। हमारे देश में ना 36% इंडियन फॉरेस्ट ऐसा है जो फॉरेस्ट फायर्स के प्रोन है। मतलब आसान शब्दों में देश के 36% फॉरेस्ट को फॉरेस्ट फायर से खतरा है। इसमें भी देखो कैटेगरीज हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो 4% जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है ना वो एक्सट्रीमली प्रोन है फॉरेस्ट फायर के, बहुत ज़्यादा खतरा है। और 6% फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो वेरी हाईली फायर प्रोन है। कैटेगरीज बनी हुई हैं। किस टाइप के फॉरेस्ट में, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले प्री में, किस टाइप के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की संभावना सबसे ज़्यादा है? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा संभावना है फॉरेस्ट फायर की। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर मोन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स की संभावना कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्री का ये भी बन जाता है, कौन से महीनों में फायर इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? मार्च, अप्रैल और मई। क्योंकि ना इन 3 महीनों में ड्राई बायोमास यानी सूखे हुए पेड़ पौधे पत्ते सबसे ज़्यादा होते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट्स हैं इन्हीं 3 महीनों में रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, देश के कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है फॉरेस्ट फायर की? ये देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, एक तो नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ, ये सारा एरिया अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। और ये बीच वाला एरिया यहाँ पे जो ये मैं पेन चला रहा हूँ ना, ये बीच वाला एरिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स, साउदर्न छत्तीसगढ़, सेंट्रल ओडिशा, आंध्र प्रदेश का रीजन, तेलंगाना का रीजन, कर्नाटक का रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। एटलस में आप एक बार ये चीज़ देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट फायर्स के अब रीजन्स की बात करते हैं। रीजन्स देखो दोनों हो सकते हैं, मैन मेड रीजन्स और नेचुरल रीजन्स। जैसे देखो कुछ जो लोग हैं ना जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जानबूझ के। 2-3 रीजन्स की वजह से। पहला रीज़न, उन्हें लगता है कि हम आग लगाएंगे फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास के रीजन में तो ना नई जो घास आएगी ना वो हमारे एनिमल्स के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होगी। कई बार उनको ऐसा भी लगता है आग जला के जानवरों को भगाया जा सकता है, तो बाद में आग वो फैल जाती है फॉरेस्ट में। तीसरा देखो, कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है कि जंगल को जला दिया जाए और वहाँ पे खेती कर ली जाए। इस सोच के साथ भी कई बार आग लगा दी जाती है, लेकिन
लगाई तो देखो थोड़े एरिया में जाती है आग, वो फैल जाती है, बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कई बार कुछ टूरिस्ट घूमने जाते हैं, कैंपिंग की, वहाँ पे रात को आग जलाई लेकिन बुझाई नहीं, वैसे ही छोड़ के आ गए और बाद में आग बहुत ज़्यादा फैल गई। कई बार ऐसा होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स है इलेक्ट्रिसिटी की, दो तारें आपस में स्पार्क कर गई और नीचे सूखे पत्ते थे, सूखे पत्तों में आग लग गई और वो बहुत जल्दी फैल गई। कई बार देखो ऐसा भी होता है, एकदम से बिजली कड़की और बिजली लाइटनिंग की वजह से सूखे पत्तों में आग लग गई और वो फैल गई। तो ये सारे कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए फॉरेस्ट फायर्स के। वैसे देखो जंगल में आग लगाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, बट दिक्कत ये है रेयरली ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, अदरवाइज पता ही लगता किसने आग लगाई है। जो कल्प्रिट है वो बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना कुछ मेथड्स बताए हैं फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जंगलों में ना आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना वॉच टावर लगाओ और वहां पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करो, ताकि जैसे ही जंगल में आग लगती है ना, धुआं देख के पता लग जाए वॉच टावर पर जो भी ऑफिशियल मौजूद है और तुरंत के तुरंत उस आग पे ना काबू पा लिया जाए, इससे पहले कि वो आग और ज़्यादा फैल जाए और पूरे बहुत बड़े एरिया को चपेटे में ले ले। उससे पहले ही वहाँ पे जल्दी से जाकर उस फॉरेस्ट फायर को बुझा दिया जाए। लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करने की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। लोकल कम्युनिटीज़ जल्दी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दें कि भैया आग लग चुकी है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाग के। नेक्स्ट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती है ना, उनका समय समय पे मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि उनके आपस में स्पार्क ना हो, किसी प्रकार की चिंगारी ना निकले जिसकी वजह से आग लगने की संभावना उन ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा फैल गई है तो देखो एनडीएमए की वेबसाइट पे बताया गया है कि उस समय फिर कैसे काबू पाया जाए। तो दो तरह की चीज़ें बताई गई हैं, एक है कच्चा या फिर कवर्ड फायर लाइन और दूसरा है पक्का या फिर ओपन फायर लाइन। कच्चा फायर लाइन में क्या होता है, जैसे ये फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में जैसे 20 मीटर की स्ट्रिप है फॉरेस्ट की, वहाँ पे ना नीचे जितने भी गिरे हुए पत्ते या फिर नीचे जितनी भी वेजिटेशन है ना, उनको साफ कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे आग लगी हुई है ना, इस 20 मीटर की स्ट्रिप पे सारी वेजिटेशन साफ कर दी, तो जब फायर यहाँ पे पहुंचेगी ना, उसको नीचे कोई फ्यूल लोड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारी जो वेजिटेशन है वो तो साफ कर दी गई है। लेकिन डिफरेंस ये है, जो कच्चा या फिर कवर्ड फायर लाइन है ना, इसमें पेड़ों को छोड़ दिया जाता है, ट्रीज को नहीं जलाया जाता या काटा जाता है। लेकिन जो दूसरे वाला मेथड है ना, पक्का या फिर ओपन फायर लाइन, इसमें तो वेजिटेशन, नीचे गिरा हुआ जो वेजिटेशन है उसके अलावा पेड़ों को भी साफ कर दिया जाता है। तो ज़्यादा एक्सट्रीम मेथड है पक्का यानी ओपन फायर लाइन। इसमें ट्रीज के साथ साथ नीचे की सारी वेजिटेशन को साफ कर दिया जाता है, लेकिन कच्चा यानी कवर्ड फायर लाइन में सिर्फ नीचे की वेजिटेशन को साफ किया जाता है और ट्रीज को छोड़ दिया जाता है। ये डिफरेंस है। इवन देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और जीआईएस टूल्स, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं दोनों टूल्स फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने में, प्रिवेंट करने में। मतलब सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से पता लग जाता है एग्जैक्टली कहाँ पे फायर लगी हुई है। अदरवाइज देखो इतना बड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, कई बार अंदाजा नहीं होता, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से तुरंत पता लग जाता है। तो ये देखो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ईरान इजराइल टेंशंस का 3 डायमेंशनल व्यू है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मार्च 2018 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू से एक चीज़ पूछी गई, इजराइल के सामने 3 सबसे बड़ी थ्रेट्स कौन सी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया ईरान, ईरान, ईरान। उन्होंने बोला कि देखो ईरान ना
मिडिल ईस्ट में एक एग्रेसिव एम्पायर इस्टाब्लिश कर रहा है जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतान्याहू हमेशा से ईरान के विरोधी रहे हैं। 2015 में उस समय ओबामा राष्ट्रपति थे यूएस के, और यूएस ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी जिसका पुरजोर विरोध किया था नेतान्याहू ने। नेतान्याहू ने हमेशा अपने आप को ना ऐसा लीडर प्रेजेंट किया है जो ईरान का सामना कर सकता है, ईरान को जवाब दे सकता है। और देखो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। अभी भी नेतान्याहू ही प्रधानमंत्री हैं और नेतान्याहू के कार्यकाल में ही ईरान ने सीधा अटैक किया इजराइल के ऊपर 14 अप्रैल को, लेकिन नेतान्याहू कुछ नहीं कर सके। मतलब इजराइल ने बोला कि हम जवाब देंगे और बदले में जवाब दिया भी इजराइल ने, लेकिन बहुत कमज़ोर रिप्लाई किया। इजराइल ने ईरान में रडार सिस्टम के ऊपर अटैक किया और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमारा जो जवाब है ईरान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इजराइल का जवाब ईरान को इतना कमज़ोर है कि ना इजराइल ने बल्कि एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हमने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं, क्योंकि उनको शर्म आ रही है कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया बोलेगी अरे भाई तुम तो वही इजराइल हो जो ये बोलते थे अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसका ज़बरदस्त जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि सामने वाला देश हमारे ऊपर फिर से अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को जवाब नहीं दिया। उसका क्या रीज़न है वो इस आर्टिकल में अभी हम देखते हैं। देखो, लास्ट ईयर जब हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल के ऊपर अटैक किया ना, तो उसके बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर दिया। अभी तक देखो 34,000 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तब से लेके अभी तक ना, जब से ये वार स्टार्ट हुआ है, यूएसए की एक कोशिश है कि ना दोनों के बीच में जो वार है ना, इजराइल और हमास के बीच में, ये रीजनल वार में तब्दील ना हो जाए। तब से यूएसए यही प्रयास करता आया है। यूएस ने देखो इजराइल को पुरजोर ढंग से सपोर्ट किया है हमास के खिलाफ युद्ध में, लेकिन यूएस ये भी कहता आया है कि भैया आप इस युद्ध को ना एक्सपेंड ना करो। हालांकि देखो इजराइल ऑलरेडी इस युद्ध को एक्सपेंड कर चुका था। एक तरफ इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ना अपने आस पड़ोस में भी स्ट्राइक्स कर रहा था, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, सीरिया में लगातार इजराइल के द्वारा स्ट्राइक्स किए जा रहे थे। और इसी का नतीजा था कि ईरान डायरेक्टली इस युद्ध में कूदा। देखो, पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद ना इजराइल ने सीरिया में काफ़ी सारे स्ट्राइक्स किए हैं। जैसे 25 दिसंबर की सीरिया में जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की ना, इसमें ईरान के एक सीनियर एडवाइज़र जो थे वो मारे गए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के एडवाइज़र जिनका नाम था सैयद रजा मोसवी। इसके अलावा हाल ही में ट्रिगर पॉइंट ये था, सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी है ना, उसकी साथ वाली बिल्डिंग में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के टॉप कमांडर मोहम्मद रेजा जाहेदी मौजूद थे और इस बिल्डिंग को निशाना बनाया इजराइल ने और काफ़ी सारे कमांडर्स मारे गए, जाहेदी समेत काफ़ी सारे कमांडर्स ईरान के मारे गए। तो ये वो समय था जब ईरान ने डिसाइड किया कि अब इसका जवाब देना पड़ेगा। राइटर कहते हैं देखो, वैसे तो ना बरसों से एक शैडो वार चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। शैडो वार मतलब चोरी छुपे वार चल रहा है, डायरेक्ट वार नहीं चल रहा। चोरी छुपे वार मतलब जैसे देखो, इजराइल ने कवर्ट ऑपरेशंस की सहायता से काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया ईरान के अंदर। और उसी प्रकार से ईरान ने अपने प्रोक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हाउथी रिबल्स और हिजबुल्लाह, इनके थ्रू इजराइल को नुकसान पहुंचाया। तो ये ना एक प्रकार से शैडो वार था, चोरी छुपे वार चल रहा था, डायरेक्ट वार नहीं था। बट अब ना ईरान ने सीधा इजराइल के ऊपर अटैक करके एक प्रकार से ना ये सिग्नल दिया कि हम डायरेक्ट वार के लिए तैयार हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, ईरान को पता है अभी ना ऐसी सिचुएशन में ना यूएसए इजराइल का साथ नहीं देगा,
क्योंकि यूएसए अभी नहीं चाहता ये जो वार है ना हमास और इजराइल का, ये रीजनल वार में तब्दील हो। अभी ना यूएसए की अलग प्रायोरिटीज हैं, जैसे यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ऊपर लगाम लगानी है, ये प्रायोरिटीज हैं यूएसए की अभी फिलहाल, समझे। तो यूएस की हाँ थी इजराइल को कि आप हमास के साथ जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन इजराइल ने ज़्यादा ही कर लिया, इनोसेंट लोग भी मारे गए वहाँ पे, वार अभी तक ओवरस्ट्रेच हो चुका है, हमास अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ना यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजराइल वार को एक्सपेंड करे, ईरान के साथ स्टार्ट करे। तो यूएस ने जैसे ही अटैक किया ना ईरान ने इजराइल के ऊपर, यूएस ने अपने एलाइज की सहायता से ईरान के सारे मिसाइल्स को मार गिराया। हाँ, 2-3 मिसाइल ऐसी थी जो इजराइल की धरती तक पहुंची, लेकिन ज़्यादातर मिसाइल्स को मार गिराया यूएस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर, और इजराइल ने भी जाहिर तौर पे उनका भी अपना डिफेंस सिस्टम है ही। बट जैसे ही ये हमला हुआ ना ईरान की तरफ से, यूएस ने ऐलान कर दिया इजराइल को कि भैया ईरान के साथ युद्ध में हम आपका साथ नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो वैसे देखो इजराइल हमेशा से चाहता था कि हमारा ईरान के साथ युद्ध हो, लेकिन इजराइल ये नहीं चाहता था कि युद्ध अकेले हम करें। उसको लगता था कि युद्ध करे यूएसए और हम यूएसए के साथ लड़ें ईरान के अगेंस्ट और ईरान को खत्म कर दें। अभी इजराइल कमजोर है, काफी समय से युद्ध में है, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि अकेला वो ईरान के साथ युद्ध कर सके। और यही कैलकुलेशंस ईरान ने की थी, ईरान ने की थी कि अभी हम इजराइल के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे तो यूएस के जो एलाइज हैं वो नहीं साथ देंगे इजराइल का फिलहाल की सिचुएशन में हमारे खिलाफ युद्ध स्टार्ट करने के लिए। और ईरान की जो कैलकुलेशंस थी वो ठीक बैठी, क्योंकि जैसे ही ईरान ने अटैक किया उसके बाद यूके, फ्रांस, यूएस सभी ने इजराइल को बोला ठंड रखो भैया, ठंड रखो, अभी आप ईरान के खिलाफ युद्ध मत स्टार्ट करो। तो इसी वजह से इजराइल ने कोई मजबूत जवाब नहीं दिया ईरान के अटैक का। तो इससे ना इजराइल की जो डेटरेंस है ना, डेटरेंस मतलब डर दिखाना कि हमारे ऊपर अटैक किया तो हम इसका जबरदस्त जवाब देंगे, तो इजराइल की जो डेटरेंस है ना वो कमजोर हुई है, इजराइल का जो डर है ना वो कमजोर हुआ है। आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे देखो ईरान को ना अभी ये भी पता था कि हमारे ना चाइना के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं, चलो मान लिया ईरान के चाइना के साथ रिलेशंस तो इकोनॉमिक हैं, लेकिन रशिया और ईरान के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं। ईरान ने ना रशिया को काफ़ी सारे ड्रोन्स दिए हैं यूक्रेन के खिलाफ यूज़ करने के लिए। तो ईरान को पता है अभी ये दोनों देश हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल सही समय है इजराइल को जवाब देने का। तो बात देखो ये है, अभी बेशक इजराइल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इजराइल को मौका मिले तो इजराइल डायरेक्टली जवाब दे ईरान को और मजबूती से डायरेक्टली अटैक करे ईरान के ऊपर। बट अभी के लिए तो देखो ईरान की सिचुएशन ना काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जो ना डायरेक्टली सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक कर चुका है 2019 में, 2020 में इराक में यूएस के बेस पे डायरेक्टली अटैक कर चुका है, और अब डायरेक्टली इजराइल के ऊपर भी अटैक कर चुका है। तीनों ओकेजन्स पे ना ईरान के खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया गया, और ईरान और ज़्यादा मजबूत होकर निकला इन 3 अटैक्स के बाद। तो मिडिल ईस्ट में ना आज के समय में ईरान एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पंचायत से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, तो उस समय तो आर्टिकल नहीं आया, लेकिन लाइव मिनट का ये अच्छा आर्टिकल है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से संबंधित अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने ना गीतांजलि में कुछ लाइंस लिखी हैं, जब देश आजाद होना तो ऐसी सिचुएशन हो, माइंड इज विदाउट फियर, माइंड में किसी प्रकार का कोई डर ना हो, सर हमारा ऊंचा रहे और जहां पर नॉलेज फ्री हो, ऐसे देश की कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये लाइंस उन्होंने गीतांजलि में लिखी। अब तो देखो एक नई टर्म चर्चा में है, विकसित भारत। भारत को 2047 से पहले डेवलप बनाना है, विकसित बनाना है। राइटर कहते हैं देखो देश को अगर 2047 तक विकसित बनाना है ना,
तो हमें पंचायत पे फोकस करना होगा। वैसे देश में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, बट अभी भी 64% जो जनता है वो रूरल एरियाज में रहती है, जहां पे उनको गवर्न किया जाता है पंचायत के द्वारा। ऐसी सिचुएशन में देखो हमें यह इंश्योर करना जरूरी है पंचायत को इंपावर किया जाए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे लोगों का इंपावरमेंट हो, लोगों के हाथों में पावर आए। सोसाइटी को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सोसाइटी में प्रोग्रेस लेके आनी है, तो देखो पंचायत का सही ढंग से यूज करना जरूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, मतलब पंचायतों को पावर देना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि देखो जिस जिस राज्य में पंचायतों को ज़्यादा पावर दी गई है ना, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा आया है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जैसे वहाँ पे एजुकेशन लेवल अच्छा है, लोगों का इनकम लेवल अच्छा है, सोसाइटी में दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए देखो विकसित भारत के लिए ना हमें ये इंश्योर करना जरूरी है ग्राम पंचायत इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें, वो खुद डिसाइड करें हमारा प्लान क्या होना चाहिए लोकल नीड्स के हिसाब से। देश में अलग अलग देखो पंचायती लेवल पर अलग अलग सिचुएशन है, कहीं पर स्कूल की ज़्यादा आवश्यकता है, कहीं पर रोजगार की ज़्यादा आवश्यकता है, कहीं पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ना लोकल लेवल पे प्लान बनना चाहिए, लोकल लेवल पे फुर्ती के साथ उन प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब जाके अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और इसमें पंचायतों की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने देखो एक अच्छा काम ये किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जिनको 2030 से पहले अचीव करना है, उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और गाइडलाइंस भी इशू कर दी गई हैं कि लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करना है। अब होता ये है, इनको लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ना हर एक ग्राम पंचायत के लेवल पे एक टीम बनती है जिसका नाम है ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम। फिर से बोलता हूं, हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे ना ये टीम का गठन होता है। अब ये जो टीम है ना, ये डेवलपमेंट प्लान बनाती है पंचायत लेवल पे। इस टीम में चुने हुए प्रतिनिधि, लोकल स्टेक होल्डर्स, वो सब होते हैं, इवन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो ये टीम मिलके प्लान बनाती है और इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करवाती है, ताकि लोकल लेवल पे लोकल नीड्स के अनुसार लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। इसके बाद राइटर ना ये सजेस्ट करते हैं, अगर देखो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है ना, तो 3 चीज़ें हमें पंचायतों को देनी पड़ेगी। पैसा देना पड़ेगा यानी फंड्स देने पड़ेंगे, फंक्शंस यानी पावर्स देने पड़ेंगे, और फंक्शनरीज यानी लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको स्किल देनी पड़ेगी, तब जाके बढ़िया रिजल्ट सामने आएगा। केरला का एग्जाम्पल दिया जाता है, केरला ने ना पंचायतों को ज़्यादा पावर दी है तो अच्छा रिजल्ट सामने आया है। जैसे कुदुम्श्री प्रोग्राम है, गरीबी खत्म करने का, महिलाओं को एम्पावर करने का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम ने ना सिटीजन्स की लाइफ्स में अच्छा खासा डिफरेंस डाला है, और ये प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट हो सका क्योंकि केरला ने पंचायतों को ज़्यादा पावर दी है और उन पंचायतों ने इस प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन में बढ़िया रोल प्ले किया है। इवन कर्नाटक ने ना ग्राम पंचायत को पावर दी है और उन्होंने अपना अलग से ग्राम पंचायत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। तो हमें ना ग्राम पंचायतों की जो पावर है ना, उसे यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। अब जैसे देखो हमारे देश में ना डिजिटल टेक्नोलॉजी से चीज़ें आसान हो गई हैं, जैसे आधार के लिए अप्लाई करना, चेंज करवाना, यूपीआई, कोविन, इन सब टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से ग्राम पंचायत लेवल पे सर्विसेज डिलीवर करना कितना आसान हो गया है। राइटर कहते हैं एक और चीज़ कर सकते हैं, हर एक पंचायत लेवल पे ना सरपंच को एक एप्लीकेशन दी जाए, सरपंच को एक एप्लीकेशन दी जाए मोबाइल में, और सरपंच सारा डेटा देख सकें, कितने घर हैं जिन्होंने हाउसिंग वाली स्कीम का फ़ायदा उठाया है, कितने घर हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के लिए अप्लाई किया है। मतलब जितनी स्कीम्स हैं और गांव में जितने घर हैं, कितने उन स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं, सरपंच के पास में सारा डेटा मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा ना, तो सरपंच बढ़िया ढंग से बेनिफिशरीज को इन्फॉर्म कर सकेगा, और सरपंच के साइड में तो बैक एंड डेटा दिखेगा, और जो
लोग हैं ना गांव में, उनको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि वो कौन कौन सी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं और कैसे उन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सर्विस डिलीवरी नहीं होगा? आप बताओ, एक तरफ गांव वालों के पास में सारी एप्लीकेशंस एक ही प्लेटफॉर्म पे, उनको पता लग जाएगा कौन सी स्कीम के लिए हम एलिजिबल हैं, और दूसरी तरफ सरपंच के पास में बैक एंड डाटा, भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कितने स्कीम्स का लाभ उठा लिया है, कितने लोग बाकी हैं। तो ये तो एक रेवोल्यूशन के समान होगा। फिर राइटर एक और एग्जांपल देते हैं। देखो, कई राज्यों में ना 50% रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को पंचायतों में, और वैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 33.3% रिजर्वेशन तो कंपलसरी किया गया है महिलाओं के लिए। अब ना जो चुनी हुई महिलाएं हैं ना, वो कैसे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं, उसका आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे ज्योति बहर देवी, झारखंड में गुमला की सरपंच, इन्होंने ना पंचायत में अल्कोहल की कंजप्शन और सेल को बंद करवा दिया, और जो लोग बिल्कुल शराब पी के बेहोश हो जाते थे, घर में जाके मारपीट करते थे, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई। तो कितने सारे घरों में जो क्लेश चलते थे, घर बर्बाद हो रहे थे, उनको बचाया सरपंच ज्योति ने। अब देखो, आप अनीता देवी सरपंच का एग्जाम्पल लीजिए, बिहार के गया में एक सरपंच, इन्होंने तो देखो अपना ही व्हीकल दे दिया कि भाई मेरा व्हीकल ले जाओ, 24/7 इसका आप एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करो। तो अनीता देवी ने ऐसा किया ना, घरों में जो बच्चे की डिलीवरी होती थी ना, एक साल में उसकी रेट 65% से कम होके 8% रह गई। ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे जब महिलाएं चुनी जाती हैं तो वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती हैं। हाँ, इसके नेगेटिव इंपैक्ट पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। रबर स्टैंप वाली सरपंच या फिर सरपंच पति की महिलाएं नाम के लिए चुनी जाती हैं, असली काम उनके पति करते हैं, ऐसा भी फेनोमेनन देखने को मिला है, और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। लेकिन देखो, हमें ना उन चुनी हुई प्रतिनिधियों को ज़्यादा इंपावर करने की आवश्यकता है, ताकि वो ना इंटरेस्ट लें अपने काम में। अगर कुछ खराब एग्जाम्पल्स सामने आए हैं तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि सारी महिलाएं ही ऐसी हैं जो चुनी जाती हैं, नहीं। महिलाओं को जब इंपावर किया जाएगा ना, रिप्रेजेंटेटिव्स को जब इंपावर किया जाएगा, तो वो देखो हेल्थ में, एजुकेशन में, वाटर में, एग्रीकल्चर में, सैनिटेशन में, अलग अलग एरियाज में ना कुछ बढ़िया बढ़िया इनोवेशन लेके आएंगी। और ये माइक्रो इनोवेशंस जो आएंगे ना, उससे कितने बढ़िया ढंग से लोकल चैलेंजेस एड्रेस होंगे, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है हमारे देश में ना वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसीज हैं, बेस्ट कानून हैं, बेस्ट वेलफेयर स्कीम्स हैं, लेकिन दिक्कत ये है इनको इंप्लीमेंट करने के लिए ना बेस्ट टीम नहीं है शायद, और बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें ना इनको इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट टीम चाहिए, और वो पंचायत लेवल पे हमें मिलेगी। हमें बस उनको स्किल देने की आवश्यकता है, उनको इंपावर करने की आवश्यकता है। लास्ट में एक एग्जांपल आंध्र प्रदेश का भी है, जहां पे देखो ग्राम पंचायत लेवल पे ना विलेज सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ना, जहां पे डीएम बैठते हैं, मिनी सेक्रेटरीट, या फिर जहां पे सीएम बैठते हैं, सेक्रेटरीट, उसी प्रकार से ना गांव लेवल पे भी विलेज सेक्रेटरीट, जहां पे ना टीम्स बैठेंगी गुड गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ को इंपावर करने के लिए, ये सारी टीम्स पंचायत लेवल पे विलेज सेक्रेटरीट में बैठेंगी। अगर देखो ये मॉडल सफल होता है, जो कि हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तो इसे ना पूरे भारत में स्केल अप किया जा सकता है, यानी गांव-गांव लेवल पे विलेज सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि विकसित भारत के लिए आपको पंचायतों को सेंटर में रखना होगा। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो फॉरेस्ट फायर से संबंधित है, और दूसरा पंचायत वाला जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।